सम्मानित प्रबुद्ध अभिभावक गण, श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर कार्यक्रम के प्रतिनिधि के रूप में मैं संतोष आप लोगों के साथ बालकों से संबंधित कुछ विचार विमर्श करना चाहती हूँ। इस जमाने में कुछ तो अच्छा ही रहने दिया जाए, इस जमाने में कुछ तो अच्छा ही रहने दिया जाए, बस इस दौर के बच्चों को बच्चा ही रहने दिया जाए। आप समझ गए होंगे कि हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो आइए आज बालकों के व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली क्रिया यानी क्रिया गतिविधि खेल के विषय में हम पुनः बात करें। कल जैसा हमने बताया था, खेल क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं, खेल और कार्य में यानी पढ़ाई में अंतर क्या है और उसका समायोजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पर हमारी बात तो अधूरी रह गई, हम पूरी बात तो कर ही नहीं पाए थे, क्योंकि ये विषय इतना विस्तृत और व्यापक है कि इसके को ढंग से ना समझाया जाए तो शायद माता पिता के लिए उसको क्रियान्वित करना कठिन हो जाएगा। तो आइए फिर आज बातें करते हैं। बालकों में खेलने की प्रवृत्ति क्यों होती है, वो क्यों खेलना चाहता है, क्यों, और क्या खेल का उसके जीवन में क्या महत्व है। तो इसके विषय में मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही अन्वेषण किया, बहुत सारी खोजें की और सब लोगों के अपने अपने सिद्धांत थे। अब आपको बहुत आश्चर्य होगा जब आप सारे सिद्धांतों के विषय में सुनेंगे तो समझेंगे कि आखिर खेल की आवश्यकता क्यों है। तो चलिए आज बात करते हैं। एक सबसे बड़ी तो बहुत बड़ी कमी हो गई है कि विद्यालयों में आजकल के जो निजी विद्यालय बन गए हैं वो एक पैसा कमाने के साधन अधिक बन गए हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि बालक को वास्तव में क्या चाहिए, बालक किस तरह से अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकता है। उन्होंने खूब ऐसे एसी रूम वाली तो क्लासेस बना दी। बताइए बच्चे के लिए उसकी कोई आवश्यकता है? इतने ऊंचे हैं बाहर कोई खेलने का मैदान नहीं है। और अगर प्रेयर भी होती है तो कहाँ होती है कि अंदर हॉल में जो छत है जिसके ऊपर, जहां पर वो खुली वातावरण में सांस भी नहीं ले पाता, काम नहीं कर पाता। ऐसे ऐसे स्कूल हो गए हैं। मैं खैर उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी के प्रति आक्षेप नहीं कर रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि बालकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है। तो हम प्रकृति से उसे दूर क्यों करें। तो आइए सबसे पहले हम सिद्धांत की बात करते हैं। सबसे पहला हमारा सिद्धांत है अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। ये सिद्धांत प्रारंभिक अवस्था के बालकों के लिए बहुत आवश्यक है और इसको तो मैं आप लोगों को कहूंगी कि इसको अपना जीवन का सिद्धांत बना लेना चाहिए, क्योंकि खेल बच्चे के अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है, एक अतिरिक्त ऊर्जा होती है। वो आप हमेशा देखेंगे कि बच्चा हमेशा गतिशील रहता है। तो ऊर्जा भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थायी ऊर्जा। जब हम अपने घर में होते हैं तो कई बार हम बैठे होते हैं, एकदम से उठते हैं और उठ के पानी की प्यास भी नहीं होती तब भी हम पानी पीने लगते हैं, बिना बात हम टहलने लगते हैं, कोई चीज उठाने के बहाने ही उठते हैं। तो वो क्या है, हमारी स्थिर ऊर्जा में गतिज ऊर्जा का संतुलन उत्पन्न हो रहा है। और यही बात है कि ऊर्जा कभी बढ़ती रहती है और घटती रहती है। और उसका संतुलन हम अगर ना बनाए तो क्या होगा कि हमारे बच्चे, हम एक अन्य मनस्क से हो जाएंगे। हमारी सारी शारीरिक गतिविधि, मानसिक गतिविधि, उन पर वो सभी उससे प्रभावित होंगी। अब आप सोचो, अगर हम बच्चे की ऊर्जा को संरक्षित करें, उसको रोक दें, उसमें अवरोध पैदा कर दें, तो क्या होगा कि बच्चा अन्यमनस्क हो जाएगा और उसके अंदर तनाव बढ़ता चला जाएगा और तनाव उसके अंदर बेचैनी का रूप ले लेगा और बेचैनी का रूप होते हुए ही वो क्या कर देगा कि आपके प्रति एक विद्रोही स्वरूप भी देख लेगा। तो जो है, हमें उसके लिए बहुत आवश्यकता होती है। आप देखेंगे प्राचीन काल में जो हमारे दादा थे, हमारे पिता थे, वो क्या करते थे कि वो
हमेशा 11 नंबर की साइकिल से जाया करते थे, पैदल पैदल जाते थे और विद्यालय में विद्यालय के प्रार्थना स्थल में अपना बैग रखा, विद्यालय के प्रार्थना स्थल में गए और उसके बाद फिर क्लास में आकर के बैठ गए। फिर उसके बाद आपका थोड़ी देर वो आपकी स्थिर ऊर्जा काम कर रही है, उसके बाद वो क्या करते थे, कक्षा में बैठ जाते थे और कक्षा में बैठते थे, इंटरवल हुआ, मध्यावकाश हुआ, उठे और उसमें भाग के खेलना शुरू कर देते थे। आज भी बच्चा जो है 4th पीरियड के बाद सोचता है कब इंटरवल होगा, कब मैं भागूंगा। कई बार तो बच्चे क्या है, मम्मी देखती हैं कि बच्चे का टिफिन वैसा का वैसा आ जाता है। कारण क्या, उसे भूख से ज्यादा अपनी गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो चाहता है कि मैं भागूं, मैं खेलूं कूदूं, और इस तरह से वो क्या कहते हैं, अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का क्षरण करता है और उसके माध्यम से बल को प्राप्त करता है। अब आप एक चीज देखिए, आप एक पानी का ग्लास है, पानी का ग्लास अगर ऊपर भरते चले जाएंगे तो नीचे से फैलता चला जाएगा, उसको आप कम करेंगे तो आप पिएंगे। ऐसे ही जब आपकी स्थिर ऊर्जा अत्यधिक हो जाती है तो आपको गतिशीलता की आवश्यकता पड़ती है, और जब आपकी गतिशीलता ज्यादा हो जाती है तो आप स्थिर हो जाते हैं। आप जब दौड़ते हैं और हाँफते हैं और एकदम कोई व्यक्ति कहता है जरा ये बात कर दो, तो आप कहते हैं रुक जा भाई, जरा मुझे सांस लेने दे, मेरे को बैठने तो दे, अभी बताऊं। तो वो आपकी गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा की आवश्यकता महसूस करती है। इसी तरह से बच्चा है, बच्चा क्या चाहता है कि उसको बच्चा चाहता है कि उसको गतिशील ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा भली भांति मिले। तो ये अतिरिक्त ऊर्जा का है। और बच्चे के अंदर क्या होता है, अब कभी बच्चे को क्रोध आ रहा है, बच्चे को क्रोध आ रहा है, आप क्या करिए, सीधे उसको मैदान में भेज दीजिए। मैदान में वो फुटबॉल में ऐसी किक मारेगा, और एक उधर सामान्य अवस्था वाला व्यक्ति बच्चा होगा। सामान्य अवस्था वाला बच्चा क्या करेगा कि उस उस फुटबॉल को इस तरह से नहीं फेंक सकता अपने पैरों से, जितना कि एक क्रोध के संवेग का या उत्तेजना में युक्त बच्चा फेंकेगा। तो क्या हुआ, उसने बॉल में किक मारी और उसकी ऊर्जा का क्षरण हुआ और वह स्थिरता पे एक सामान्य स्थिति ले आया। तो जब भी हमारे अंदर इस तरह की उत्तेजना, तनाव पैदा हो, तो हमें क्या करना चाहिए, गतिशीलता पैदा कर देनी चाहिए। और गतिशीलता किसके माध्यम से मिली, खेल के माध्यम से। तो जो है, आप देखिए कि जब हमारी ऊर्जा का भली प्रकार से उपयोग नहीं हो पाता, हम ऊर्जा का भली प्रकार से संरक्षण नहीं करते, गतिशील ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का में संतुलन नहीं बैठा पाते, तो एकदम विकृति पैदा होती है। और इस विकृति का सबसे बड़ा समाधान क्या है, बच्चे का खेल। तो इसलिए जब भी हम ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन करते हैं तो हमारी हमारे गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और हम बेकार हो जाते हैं। जो लोग ज्यादातर शरीर से काम नहीं करते, आजकल तो स्थिति हो गई है, लोग ऑटो से बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां पर जाकर के एसी रूम क्लास में बैठ जाते हैं। पर तो उसका क्या है, धीरे धीरे उनके अंदर मानसिक तनाव आ जाता है, उनके अंदर बेचैनी बन जाती है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनके जिस चीज को वो ग्रहण करना चाहते हैं उसको अधिक नहीं कर पाते। आप अगर बच्चे को देखें कि जब वो खेल कर आता है तो उसकी मानसिक स्थिति बहुत ही संतुलित होती है। तो आप चाहिए अपनी उसकी ऊर्जा में तारतम्य बैठाइए और खेल के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से उसका व्यक्तित्व का विकास करिए। अब आ जाता है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अब मूल, अच्छा, इसके जो जनक थे हर्बर्ट स्पेंसर थे, आपके अतिरिक्त ऊर्जा के सिद्धांत के। अब मूल प्रवृत्तियों के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, और मूल प्रवृत्तियों के जनक कौन कहलाते हैं, मैकडूगल। मैकडूगल ने कहा कि देखिए, मूल प्रवृत्ति हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती हैं, और वो क्या है, मैकडूगल, और ये मूल प्रवृत्तियां अगर हम इसे जन्मजात प्रवृत्तियां कह दें तो वो भी गलत नहीं है। और कुछ होती हैं अर्जित प्रवृत्तियां, जो कि हमें वातावरण से मिलती हैं। हमारी मूल प्रवृत्तियां क्या है, हंसना, रोना, भागना, कूदना, दौड़ना, ये सारी हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं। और हमारी वातावरण से जो अर्जित प्रवृत्तियां हैं वो क्या है, वातावरण से हमें प्राप्त हुई, जिसको कि हमने
पैदा किया वातावरण से कि इसकी हमें आवश्यकता है, हमें इसको उत्पन्न करना है, जैसे कि ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, सहनशीलता है, आप सहयोग की भावना है। इसके अतिरिक्त तो जब ये सब मिलती हैं, जन्मजात प्रवृत्तियां और अर्जित प्रवृत्तियां जब मिलती हैं, तभी एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो अब बच्चा किस प्रकार से समायोजित होगा इसके माध्यम से? तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छी तरह से हर जगह समायोजित हो जाते हैं, परंतु कुछ बच्चे बिल्कुल समायोजित नहीं हो पाते। जैसे कि आप किसी के घर जाएं, किसी अन्य स्थान पर जाते हैं, तो आपको सारी रात नींद नहीं आती क्योंकि जगह अलग है, आप उसमें एडजस्ट नहीं हो पाए। परंतु कुछ लोग क्या होते हैं कि पत्थर भी हो तो पत्थर पर भी सिर रख कर के सो जाएंगे। कारण कि उनकी प्रवृत्ति है कि वो बहुत जल्दी समायोजित हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, और आप नहीं हो पा रहे। तो ये है, तो ऐसे ही बच्चा है, कोई बच्चा बहुत आराम से एडजस्ट हो जाता है, तो किसी बच्चे को एडजस्ट होने में परेशानी होती है, तो क्योंकि हमारी प्रवृत्तियों की भिन्नता है। कोई आवश्यक नहीं है कि हर बच्चा बिल्कुल वैसा ही हो, तो हमें उसके साथ व्यवहार भी उसी तरह से करना पड़ेगा। अब हमारी जो प्रवृत्तियां, अब एक चीज आपको बताती हूँ कि हमारी जो मूल प्रवृत्ति है रोना। अब माँ बाप दोनों तो उसमें जा रहे हैं, बाहर सर्विस कर रहे हैं। बच्चा है, बच्चा जब वो आया, बच्चा हुआ, तो बच्चे की तो प्रवृत्ति है, वो तो रोएगा ही, उसको तो रोना आता है। तो अगर वो संयुक्त परिवार में होता तो रोता हुआ है, रोता रहा, और रोते रोते माँ बाप माँ सारे दिन सर्विस कर कर आ रही है, पूरी रात बच्चा रो रहा है तो उसे हिला रही है, रही, और उसकी नींद भी खराब हो रही है, और क्रैच से वैसे लेकर आई है, क्रैच में पता नहीं बच्चा किस तरह से रहा, तो उसको लेकर के आई और रात भर रोया। तो क्या किया, माता पिता दोनों ने कहा बच्चा बहुत रो रहा है, चलो डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर साहब के पास चलो। जो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को तो अपने पैसे बनाने हैं, तो डॉक्टर क्या कर रहा है कि उसको कहते हैं, आपने भी सीधे कहा जी किसी तरह सो जाए बच्चा, हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरा बच्चा सो नहीं रहा, हम भी परेशान होते हैं, बच्चे को आराम नहीं मिल रहा। आराम क्या, बच्चे की प्रवृत्तियों की वजह से वो रो रहा है, तो वो क्या करता है, को दवाई दे देता है। और आपको पता है जितनी भी स्लीपिंग पिल्स होती हैं, स्लीपिंग की मेडिसिन होती हैं, उसमें ड्रग्स होता है। आपने क्या किया, अपने अनजाने में बच्चे को ड्रग्स दिला दिया। अब क्या है, उसकी जो प्रकृति थी, उसके प्रकृति से विभिन्न आचरण हुआ। और ऐसे ही मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि जो कई मजदूर स्त्रियां होती हैं, वो अपने बच्चों को अफीम खिला के सुला देती हैं, सुला के घर में छोड़ जाती हैं, फिर आती हैं शाम को और फिर उसको दे देती हैं। इस तरह बच्चे को जरा सा जगह दूध पिला दिया और उसके बाद फिर उसको सुला दिया, तो बच्चा क्या है, अब वो तो एक उसकी मानवीय प्रकृति से बिल्कुल भिन्न हो गया। उसके मस्तिष्क ने उस तरह से काम नहीं करना शुरू किया, उसके अंदर बेचैनी बढ़ गई, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया। जब उसके अंदर ऐसी प्रवृत्तियां हुई, तो आप देखेंगे कि हमारे युवावस्था में क्राइम का स्तर भी बढ़ गया, क्योंकि उसका प्रारंभिक रूप से पालन पोषण नहीं हुआ, उसकी मूल प्रवृत्तियों को दबाया गया, उसके को अर्जित प्रवृत्तियों से उसका समन्वय भली प्रकार नहीं हुआ। दूसरी ओर आप प्राचीन समय में देखिए क्या होता था, संयुक्त परिवार होता था, बच्चा रोता था उसके लिए कितने सारे कंधे तैयार रहते थे, दादी का कंधा, दादा का कंधा, बुआ का कंधा, चाचा का कंधा, सब लोगों का, मामा मामी सब लोगों का कंधा हो जाता था। तो उससे होता था कि बच्चे का एक रोने वाली प्रकृति का, मूल प्रवृत्तियों का बहुत अच्छी प्रकार से एडजस्टमेंट हो गया और वो एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर पाया। तभी तो कहते हैं कि संयुक्त परिवार में बच्चे का लालन पालन अच्छा होता है। ऐसे ही क्या हुआ, हंसना है। अब आज की इतनी भौतिकवादी विचारधारा आदमी की हो रही है, पिता भाग रहा है सारे दिन, तनाव में युक्त है क्योंकि उसको पैसे का अर्जन करना है, क्योंकि हमने आवश्यकताएं इतनी बढ़ा ली। जब हमने इतनी आवश्यकताएं बढ़ा ली, तो हम जो हमारा मूल धन है, जो हमारा असली धन है, अमूल्य रत्न है, उसकी तरफ तो हम ध्यान नहीं दे रहे। हमको लग रहा है हमारे घर में ये होना चाहिए, समाज में कोई आए तो वो हमारे लिए क्या कहे, हमें, तो हम उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे। मान लीजिए बच्चा जो है बैठा हुआ टीवी देख रहा है, टीवी देख रहा है, उसका बहुत अच्छा सा कोई प्रोग्राम आ रहा है, उसे देख के वो खिलखिला के हंस रहा है, और माता पिता दोनों तनाव में हैं क्योंकि उनकी और आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई। तो कहते हैं, ए हंस क्यों रहा है, बिना बात हंसता रहता है,
चल, और उसके एक चांटा लगा दिया। अब चांटा लगा दिया, टीवी बंद कर दिया, तो बच्चा जो है एकदम अंदर से परेशान हो गया, बहुत ही कहने थे कुंठित हो गया। और जब वो कुंठित हुआ तो क्या है, उसके आपने हंसने की मूल प्रवृत्ति पर ही रोक लगा दी, तो उसकी विकृति समाप्त हो गई। अब बच्चा है भाई, दौड़ेगा भी, भागेगा भी, और क्या कहते हैं, कूदेगा भी। तो आप कहते हैं नहीं नहीं घर में मत कूदो, घर में कूद रहा है, बाहर तुम जाने नहीं दे रहे, घर में आप कूदने नहीं दे रहे, तो बच्चे का विकास कैसे होगा? तो बच्चे को तो ये सारी चीजें चाहिए, दौड़ना भी, भागना भी, कूदना भी, हंसना भी, रोना भी। जब हम उसकी उस प्रवृत्ति पर रोक लगाए दे रहे हैं तो ऐसे क्या होगा? तो और उसके जब आपने उसको खेलने के लिए भेजा नहीं, बस उसका सबसे सरल उपाय था उसकी मूल प्रवृत्तियां भी अर्जित प्रवृत्तियों के साथ समन्वित होकर के क्या हो जाती, एक समायोजित होती, और उसका जो व्यक्तित्व का फैलाव है वो चारों तरफ हो जाता। तो गलती हमसे क्या हुई कि हम उसकी खेल की मानसिकता से उसको विकसित करना ही नहीं चाहते थे, उसके अंदर हमने नेगेटिविटी भर दी, नेगेटिविटी भरी, और उसके अंदर जो है बच्चा जो है बहुत अंदर से परेशान हो गया। कुछ अब होता क्या है कि हमको क्या चाहिए कि खेल का विकास में चाहे अगर बच्चा एक कमरे से दूसरे कमरे में कूद रहा है, आपके बेड पर कूद रहा है, आपके सोफे पर कूद रहा है, तो आप परेशान मत होइए। आप ये तो हर समय, या तो फिर आप ऐसे साधन रखिए ही मत घर में। बच्चे को विकसित करने के लिए आपको चाहिए कि आप उस प्रकार के साधन ही नहीं रखें। आप बच्चे को एक स्वच्छ, अगर वो खेल रहा है, छेड़ रहा है, कोई चीज फैला रहा है, उसे करने दीजिए। तो उसकी मूल प्रवृत्तियों को विकसित होने दीजिए, उसको अर्जित प्रवृत्तियों के साथ एक वातावरण के साथ समायोजित होने दीजिए। किसके माध्यम से? खेल के माध्यम से। तो ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। अब आते हैं तीसरे सिद्धांत पर। तीसरे सिद्धांत एक और भी बात मैं बताती हूँ कि हमको बाहर की चुनौतियों से नहीं, हमें बाहर की चुनौतियों से नहीं, अंदर की कमजोरियों से घबराना चाहिए। अंदर की कमजोरियों से ही हम हारते हैं। बाहर की जो चुनौतियां आती हैं हमारे सामने, जैसे मैं सामाजिकता की बात कर रही हूँ, उससे, उस चुनौतियों से नहीं, बल्कि हम अपने अंदर की कमजोरियों से ही हारते हैं। अब आप एक सोचिए कि आपका जूता है, आपने जूता बनाया बाहरी वातावरण से सुरक्षित करने के लिए। आप जूते को ठोकर मारते हुए सब कर रहे हैं, पर उस जूते के अंदर एक कोई कंकड़ पड़ा है, तो क्या करेगा? आपके पैर को घायल करता चला जाएगा ना। आपने ये ध्यान नहीं दिया, अंदर से आप लहूलुहान हो रहे हैं, बाहर से आप अपने को सुरक्षित कर रहे हैं। कहाँ की समझदारी है भाई? अरे आपका बच्चा है, आप उसको विकसित होने के लिए उसको उसके लिए वातावरण तैयार करिए, ना कि उसको पीछे करके उसको कुंठित व्यक्तित्व का स्वामी बना दीजिए। आइए, अब हम आते हैं एक और सिद्धांत पर, वो कहलाता है विश्रांति सिद्धांत। विश्रांति का मतलब है पूर्ण रूप से आराम, एक पूर्ण रूप से शांति। कहीं पर अशांति का नामो निशान ना हो, बस हमें पूर्ण रूप से शांति मिले। अब वो पूर्ण रूप से शांति कब मिलेगी? आप अगर किसी के घर जाते हैं, डोर बेल बजाते हैं, कोई आकर कहता है जी वो तो आराम कर रहे हैं, तो आप थोड़ी देर आराम करते हैं, थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति आता है, आप उससे बात करते हैं, वो उस समय स्वस्थ चित्त होता है। वही स्थिति है हमारे बच्चों के साथ। हमारी एक धारणा है बच्चा थक जाएगा, बच्चा बच्चा जो है उसको मत भेजो उसको। अरे आप अगर ध्यान से सुने, समझें, तो देखेंगे कि बच्चा जब खेल कर आता है तो वो ज्यादा शांत होता है, वो ज्यादा, क्योंकि उसके मानसिक उद्वेग समाप्त हो चुके होते हैं, उसके अंदर उत्तेजना, तनाव सब समाप्त हो चुका होता है। तो उसको एक विश्रांति की स्थिति दीजिए। तो क्या है, अब हम, एक बच्चा है, बच्चा विद्यालय गया, तैयार होकर के आपने उसको भेजा, उसके विद्यालय से छुट्टी होती 1 बजे। 1 बजे छुट्टी होकर 1:15 तक वो आपके घर पर आया। घर पर आकर उसने अपनी ड्रेस उतारी, अपनी चीजें संभाल कर रखी, उसके बाद उसने भोजन किया, हाथ मुंह धोकर के भोजन किया। भोजन के बाद उसको तो होमवर्क करना है, उसका टाइम आपने निश्चित कर रखा है कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आप क्या करेंगे? अपना होमवर्क करेंगे। उसके बाद 4 बजे से 6 बजे तक आप खेलेंगे।
अब बच्चा जो है खेलने के लिए, अब आप उसके, अगर मैं कहूँ तो इसको 2 टाइम में बाँध दो, 1 2 से 3, 3 से 4। आप देखेंगे 2 से 3 के टाइम पर जब वो काम कर रहा है, तो उसकी स्पीड बहुत आराम से है, वो काम को बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। पर 3 से 4 के बीच में धीरे-धीरे उसके अंदर उत्तेजना बढ़ती जा रही है, अरे मुझे खेलने भी जाना है, ये काम मुझे स्पीड, तो उसकी स्पीड में अंतर आता है, उस उत्तेजना के माध्यम से उसकी स्पीड में अंतर आता है। और वो काम को बहुत तेजी से करता है और मन में सोचता है कल मैंने उससे हार कर आया था, आज तो मुझे उसको हराना ही है। अब 4 बज गए, 4 बजे तक उसने जैसे-तैसे अपना काम होमवर्क कंप्लीट किया और बोला मम्मी से, मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। अब मम्मी को क्या हुआ? मम्मी ने कहा नहीं, कोई खेलने-वेलने नहीं जाएगा, सारे दिन खेलता रहता है, पापा भी कल कह रहे थे, तेरे वो भी कि आपका बच्चा तो खेलता ही रहता है, जब देखो खेलता ही रहता है। अब आपने क्या किया? उसकी इच्छा पर, उसकी खेलने की इच्छा पर अवरोध लगा दिया। अब जब अवरोध लगा दिया, तो वो उसके अंदर एक उत्तेजना पैदा हो गई और उसने सोचा पता नहीं हमारे घर में कैसे लोग हैं कि कभी किसी की बच्चों की भावना को ही नहीं समझते। अब वो तो आप कह पा नहीं रहा क्योंकि आपने उसको इतना अधिकार तो दे नहीं रखा कि आपको वो उल्टा जवाब दे दे। तो वो बैठा हुआ है। इतने में आपने कहा, "जा पानी लेकर आ।" अब वो पानी लेने गया गुस्से में भागता जा रहा है। किचन में गया, किचन से उसने पानी लिया क्योंकि तनावग्रस्त है बच्चा। बच्चा जब तनावग्रस्त है तो उससे कोई ना कोई गड़बड़ हो गई। या तो उससे गिलास गिर गया या पानी की मटकी उससे गिर गई। इतने में आपको आवाज़ आई, "अरे! क्या तोड़ डाला? तू तो बस यही करता रहता है" और उसके एक झापड़ रसीद कर दिया। ये मतलब आम घरों की बात बता रही हूँ कि ऐसा होता है। हुँ, आप उससे गए, उसके अंदर उसको किया, तो बच्चे ये तूने मटकी फोड़ दी, ये ग्लास तोड़ दिया, ये कर दिया और आने दे पापा को, आज बताऊँगी तुझे, हैं? तो वो क्या है, बच्चे बच्चे को एकदम आक्रोश आ गया और बच्चे ने क्या करा, एकदम कहा, "आप ना अच्छी मम्मी नहीं हो, आपको चीज़ों की चिंता है, मेरी चिंता बिल्कुल नहीं है। आप मेरे विषय में तो कभी सोचते ही नहीं, आपको तो बस अपना घड़ा पसंद है, अपनी ग्लास पसंद है, अपनी चीज़ें पसंद है।" तो जो है उसके बाद उसने एक घर में वातावरण एक अजीब-सा बना दिया। अच्छा एक बात है, जो स्थिति होती है वो एकांत की स्थिति, जैसे जो वो कुंठित होकर के तनावग्रस्त होकर किचन तक गया, वो एकांत की स्थिति है। ऐसा ही अगर जब कुंठित व्यक्ति को एकांत की स्थिति मिलती है, तो क्या होता है, ऐसे में ही आदमी आत्महत्या तक के विषय में सोचने लगता है। क्योंकि कभी भी आत्महत्या का विचार सबके बीच में नहीं आता, हमेशा अकेले में आता है। तो ये मैं ऐसा नहीं कह रही कि इस तरह से हो सकता है, पर उसके अंदर जो नेगेटिविटी फैलती चली जाती है, नेगेटिव थिंकिंग आती चली जाती है, तो बच्चा कुछ भी सोच सकता है उसके विषय में, तो और वो अपराधी प्रवृत्ति की तरफ भी बढ़ता चला जाता है। अब उसका कारण क्या है? इसमें धीरे-धीरे इस तरह की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर एक बीज रूप से क्या फल रूप में फैलती चली जाती है और उसका बाद में परिणाम क्या होता है कि अगर वो विवाह के उपरांत या सर्विस के उपरांत बाहर चला जाता है, तो वो आपको समय नहीं देना चाहता। आपको पैसा तो दे देगा, पर वो समय नहीं देना चाहता। कहता है, और कई आप देखेंगे एक इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम कि कई जगह आपने देखा है कि माता-पिता की स्थिति खराब हो जाती है, यहाँ तक कि उनकी शव की स्थिति में आ जाती है और बच्चे आते नहीं हैं। उनके शव को का दाह संस्कार दूसरे लोग करते हैं। कई बार उनके शव घरों में पड़े-पड़े सड़ते रहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, एक विवेचना से करें, विश्लेषण करके देखें, तो कई बार हमारे माता-पिता की जो ये मानसिकता थी, उसने हमारे बच्चे को कहाँ तक पहुँचा दिया। हम करते हैं सौदेबाजी, हम करते हैं कि जो है, ये इसने मेरा नहीं किया तो मैं ही क्यों करूँ, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो हम सौदेबाजी के उसमें करते हैं, पर उसमें हम तालमेल बिल्कुल नहीं बिठाते। एक और है, एक विचार और आ जाता है हमारे अंदर, अरे मुझे क्या मिलेगा इसमें, है ना? अगर इसके वो है, मेरे को क्या फ़ायदा है? अक्सर कह भी देते हैं माँ-बाप कि अरे मुझे करने से तेरे को इतना करने से फ़ायदा भी क्या हो रहा है? तो क्या है, हम उसमें सौदेबाजी की तलाश ना बनाएँ। हम उसमें हम अपने बच्चे के अंदर अपने बच्चे के अंदर तालमेल, अब आप एक दूसरी परिस्थिति देख डालिए। अब इसके विपरीत देखा, आपने क्या, बच्चा काम करके चुका, बच्चे ने काम किया और बच्चे ने जब काम किया तो उसके बाद ही प्रसन्न वो बोला, "अच्छा मम्मा, मैं खेलने जाऊँ?"
मम्मी ने कहा, हाँ हाँ खेलने जाओ, ये तो तुम्हारा ही टाइम होता है, ये तो मैंने बोला, इसमें मैं क्या कहूंगी, आप नहीं भी पूछते तब भी आप जा सकते हो। अब वो बच्चा गया, खेला और बच्चों के साथ, अपने समूह के साथ बहुत ही प्रसन्न है और धड़ाधड़ खेलता जा रहा है। और उसके बाद खेलता हुआ आ रहा है, पसीने से लथपथ है, और पसीने के माध्यम से अपने उसने सारे के सारे विकार निपटा दिए और प्रफुल्ल वदन है। और आकर के मम्मी से कह रहा है, मम्मा हाँ बताइए, अब बताइए हमें क्या क्या काम करना है, पापा आने वाले होंगे, चलिए टेबल में लगा देता हूँ, चलिए जो है बहन का होमवर्क मैं करा देता हूँ, उसके आपकी कोई चीज में रखवा दूं। तो क्या हुआ, एक जरा से हमारे एटीट्यूड से, हमारे व्यवहार से ही हमने बच्चे को कहाँ पहुंचा दिया, और कहाँ तो कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, और दूसरे जरा से हमारे व्यवहार ने क्या कर दिया कि, तो हमें चाहिए कि हम बच्चे का करेक्शन से पहले कनेक्शन करें, क्योंकि उससे कनेक्ट हो। हम क्या करते हैं, हर समय करेक्ट करते रहते, तूने ये नहीं किया, तू ऐसे कर वैसे कर। मैंने पहले भी बताया था कि ज्यादा टोका टाकी बच्चे को बहुत परेशान करती है। तो हम उससे कनेक्ट होने की कोशिश करें, ना कि हम उसको करेक्शन करते रहें। तो आप भी खुश होंगे, और उसमें तो ये किसके माध्यम से होगा, ये होगा खेल के माध्यम से। आपको बात मेरी समझ में आ रही है? तो और उसके इसके बाद आता है मनोरंजनात्मक सिद्धांत। इसके ये विश्रांति के थे पैट्रिक, हाँ, विश्रांति सिद्धांत के थे पैट्रिक, और हमारे मनोरंजनात्मक सिद्धांत के हैं लेजारस स्टेंथाल। हम्म, अब इन्होंने कहा, देखो सबसे बड़ी बात है, खेल होता ही मनोरंजन के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए, बिना किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ना किसी बिना उद्देश्यहीन हम खेल को खेलते हैं। अब क्या है, खेल के सिद्धांत में हमने खेल के मनोरंजनात्मक सिद्धांत में हमने एक 7 साल का वर्ष का बच्चा है, और उसके साथ हमने 70 साल का बच्चा रख दिया। हाँ, आप हंसिए मत, 70 साल का बच्चा यानी उसके दादाजी हैं, उनको साथ में बिठा दिया और वो खेल रहे हैं। क्योंकि ये कहा जाता है, कहा क्या जाता है, होता ही है कि बच्चे का पहला मित्र दादा होता है, और दादा का अंतिम मित्र पोता होता है। अब जो है बच्चे के साथ आप बच्चे के साथ उसके दादाजी खेल रहे हैं, आपने कंचे की गोलियां दे दी। अब कंचे को बच्चा तो क्या कर रहा है, फटाफट कट कट करके उसको गोल में डाले जा रहा है, पर दादाजी से कहाँ डाला जाएगा, दादाजी तो बेचारे उसको करते करते बैठे बैठे करेंगे और वहां तक कैसे पहुंचा देंगे। अब बच्चा जो है, बच्चा जीतता जाएगा, दादा हारता चला जा रहा है। तो क्या ये खेल हुआ, एक मनोरंजन के लिए नहीं खेल हुआ, बस बच्चे के एक आत्म संतुष्टि के लिए आपने कर दिया। पर हमेशा हमें क्या करना चाहिए कि उसके उसके लिए अगर, हाँ, और दूसरी जगह आपने क्या रख दिया, शतरंज का खेल रख दिया। अब शतरंज के खेल में बच्चा तो इतने उससे नहीं खेल सकता, दादाजी हाँ बड़े उससे खेल लेंगे। तो क्या हुआ, दादाजी जीतने लगे, बच्चा हारने लगा। तो हमें मन को प्रसन्न करने के लिए मानसिक अवस्थाओं को ध्यान में रख करके ही, बच्चे के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर ही खेल खेलना चाहिए। अब कोई स्लो लर्नर है बच्चा, अब स्लो लर्नर बच्चा है, तो उसके साथ आप किसी उसमें बैठा दें, कोई मैथ की क्विज रख दें, या चेस रख दें, शतरंज रख दें, तो क्या वो खेल पाएगा? नहीं ना। तो उसके सामने तो हमें सांप सीढ़ी है, छोटी लूडो है, जिसमें कि उसका बौद्धिक उपलब्धि, बौद्धिक ज्ञान, की स्थिति, बुद्धि का स्तर कम से कम यूज हो, उसको हम प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें हमेशा किसी भी हमारा जो दृष्टिकोण है, हमें मनोरंजनात्मक रखना चाहिए, ना तो किसी को हीन बनाना है, और ना ही किसी के को उच्चाशय की स्थिति में रख देना चाहिए कि नहीं वो है। तो जब भी हमारा समान स्तर नहीं होता, तो ये हम मनोरंजन नहीं कर पाते। आप विश्वनाथ आनंद को देखिए, विश्वनाथ आनंद का स्तर बहुत ऊंचा था, तभी तो शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी बन पाए, तभी उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल खेल पाए। अगर वो किसी कम बुद्धि स्तर के साथ खेलते तो क्या उन्हें अच्छा लगता, या वो किसी
कम बुद्धि स्तर के या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका को कि चेस खेलना ही ना आए, वो ही खेलते तो क्या समझ में आता। तो इसलिए हमें सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए, खेल का जो सिद्धांत है वो खेल का जो आधार है वो मनोरंजन है, और उसका हमें कार्य में परिणति मनोरंजनात्मक ही होनी चाहिए। अब एक और आपका आता है अभ्यास का सिद्धांत। जैसे मैंने आपको बताया संवेगात्मक खेल, खेल के प्रकार बता रही थी मैं। तो संवेगात्मक खेल के प्रकार में एक बता रही थी, संवेगात्मक खेल में बता रही थी कि जैसे अभिनय, बच्चा जो है अभिनय कर रहा है, महाराणा प्रताप का कर रहा है, झांसी की रानी का कर रहा है, तो वो करने से पहले अगर उसके स्टेज पर जाना पड़ता है तो उसके लिए क्या करता है, पूर्वाभ्यास करता है, रिहर्सल करता है, तो वो होता है अभ्यास। जैसा हम अभ्यास करते हैं खेल के लिए हमें अभ्यास भी करना पड़ता है। तो ये हो गया अभ्यास का सिद्धांत। ये अभ्यास के सिद्धांत, जैसे अब हमारी कोई क्रिकेट की टीम है, यानी न्यूजीलैंड की टीम है, उसे इंडिया से खेलना है और इंडिया को खेलना है, तो उसको कुछ समय हमको अभ्यास के लिए देना पड़ता है। और जब अभ्यास के लिए देना पड़ता है तब उसके बाद वो उस स्थिति में आती है प्रतिस्पर्धा की उसमें। ऐसे ही जब रिहर्सल होती है, पहले पर्दे पर स्टेज पर बच्चे बाद में आते हैं, दर्शकों के सामने तब आते हैं, उससे पहले रिहर्सल करते हैं। कुछ विषय ऐसे भी हैं हमारे जो अभ्यास के स्तर से ही उच्चतम स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपका गणित है, गणित में जितना आप वो करेंगे, जितना आप अभ्यास करते जाएंगे तभी आप कर पाएंगे। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप उच्चतम स्थिति में पहुंच पाएंगे। अब इसी से मिलता जुलता, इसी पर आधारित एक दूसरा सिद्धांत है पुनरावर्तन। पुनरावर्तन में क्या है, जब बच्चे ने खूब अभ्यास कर लिया तो वो उसके बाद उस प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो जाता है, और वो वहां पर खड़ा होकर मैच शुरू हो जाती, गणना शुरू हो जाती, ये इसके इतने बने, इसके इतने बने, इसको इतने पॉइंट मिले, और वो स्थिति पुनरावर्तन की स्थिति हो जाती है। तो हम जब अभ्यास अच्छी तरह से कर लेते हैं उसके बाद हम एक प्रतिस्पर्धा की स्थिति में आते हैं। अभ्यास से हमें कुशलता मिलती है, पुनरावर्तन से प्रतिस्पर्धा मिलती है। तो इसलिए इस प्रकार के खेल भी बहुत आवश्यक होते हैं। तो हमें इसके लिए, जैसे कार्ल ग्रास ने किया अभ्यास का सिद्धांत दिया, तो पुनरावर्तन का दिया स्टेनले हॉल ने। अब आते हैं आत्माभिव्यक्ति का सिद्धांत। आत्माभिव्यक्ति के सिद्धांत में क्या होता है, अब आत्माभिव्यक्ति के सिद्धांत में क्या होता है कि कई बार बच्चे ऐसे होते हैं, आप भी देखते होंगे, आप खुद में भी कई बार महसूस करते होंगे कि मैं अपनी अभिव्यक्ति अच्छी तरह से नहीं कर पाता, मैं एक्सप्रेशन दे ही नहीं पाता। चार लोग खड़े हों, मतलब मैं सबको नहीं कह रही, कभी कभी ये बच्चों के अंदर क्या, बड़ों के अंदर भी ये वाली बात होती है, काश इसके माध्यम, इसको जो मैं बताने जा रही हूँ ये आपके साथ भी हुआ होता तो बहुत अच्छा होता। तो आत्माभिव्यक्ति एक्सप्रेशन के लिए जो जो सिद्धांत है, इसको दिया था माइकेल एवं मैसन ने। दो व्यक्तियों ने इसको मिलकर के किया। तो कई बार हम होता है कि हम अपनी बात को खुद कह ही नहीं पाते, अपनी बात को हम खुद कह नहीं पाते, और सोचते हैं कहीं अगर मैं ये बोलूंगा तो सारे के सारे मजाक न उड़ा लें। ये क्लास में बहुत अक्सर बात होती है। अब क्या है कि जब, तो वो आगे ही नहीं बढ़ता बच्चा, वो आगे बढ़ने में हमेशा संकोच करता है, नहीं नहीं, क्योंकि उसके अंदर झिझक होती है। इसी तरह दो प्रकार के दो बाल स्तर होते हैं, एक होता है इंट्रोवर्ट और एक होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट माने अंतर्मुखी व्यक्ति का व्यक्तित्व, और एक्सट्रोवर्ट माने बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का जो स्वामी होता है उसका आईक्यू लेवल कोई ये जरूरी नहीं है कि वो कम है, परंतु वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और कई बार क्या है, जैसे कि कोई नृत्य में एक माओ के साथ कह रही हूँ कि घर में एक संगीत हो रहा है, तो एक बच्ची उठती है और फट से डांस करने शुरू करती है, दूसरी को आता है पर वो खड़े होने में सबके सामने हिचक रही है, तो वो कौन सी हो गई, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की। अब क्या है, एक्सट्रोवर्ट वाले उनको कम नहीं आता, परंतु उनके अंदर आत्मविश्वास बनता जाता है, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। पर अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला बच्चा
बच्चा बड़ा जो भी है वो जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए एक्सप्रेस ना कर पाने के कारण वो पीछे बैठा रह जाता है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए एक है, एक बच्चा अंतर्मुखी व्यक्तित्व का है, किसी से हर बार कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। अब पापा ने उसको कहा बेटा चल आजा, चल घूम के आते हैं। पहले तो उसने नानुकोर किया। अब उसने जब नानुकोर किया तो फिर भी पापा ने कहा नहीं चल आजा, चल दोनों दोनों चलते हैं, कोई और नहीं होगा, मैं और तू होंगे। अब बच्चा तैयार हो गया, धीरे धीरे सकुचाता हुआ जा रहा है, सकुचाता हुआ जा रहा है। तो इतने में क्या हो रहा है, काफी बच्चे एक मैदान में खेल रहे हैं। पापा ने कहा चल यहाँ की जो सीढ़ियां हैं ना, आजा इस पे बैठते हैं। अब क्या है, बच्चा धीरे से उसको देखता रहा, खेल रहे हैं बच्चे। अब जो है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कि अरे क्या खेल रहे हैं, कैसे हैं। फिर पहले दिन तो वो मुस्कुराया, दूसरे दिन पापा ने कहा चल चल रहे हैं। वो फिर मतलब उस पहले दिन उसने आनाकानी की, दूसरे दिन उसने बिल्कुल आनाकानी नहीं की और चल दिया। और जब वो पहले तो खुशी होके देखता रहा बच्चे खेल रहे हैं, तो उसके बाद उसने कहा अरे अरे यहाँ पर चीटिंग हो रही है, यहाँ पर चीटिंग हो रही है, और ये हारना, इसको नहीं हारना था, ये तो जीत रहा था, ये हारा। एकदम उसके मुंह से आवाजें निकलने लगी, और आवाजें वो उसके साथ साथ उसकी जो उद्वेग था, खेलने का उद्वेग, उस खेलने की अभिरुचि उसके अंदर से विकसित हो गई। अब वो जो है चीख चीख करके बोल रहा है एकदम, अरे ये जो है गोल गलत है, ये इस तरह का है, यहाँ पर ये होना चाहिए। और अनायासी वहां तक वो भागने लगा। और तीसरे दिन तो क्या हुआ कि वो बच्चा वहां पर जाकर उस समूह के साथ आकर के खेलने लगा, और चौथे दिन तो वो खिलाड़ियों की गिनतियों में आने लगा। तो क्या हुआ, हमारी जो आत्माभिव्यक्ति का सिद्धांत है वो इस तरह से काम करता है, खेल के माध्यम से। यदि बच्चे के अंदर खेल की प्रवृत्ति होगी तो उसके अंदर एक्सप्रेशन पावर भी बढ़ेगी, और वो काम भी करना चाहेगा, वो तो स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहता है। इसीलिए बच्चे को चाहे अब आप किसी और कहीं दूर क्यों जाते हैं, आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए। सचिन तेंदुलकर आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। आप उसकी पिछला सारा का सारा रिकॉर्ड निकाल कर देखिए। 10th और 12th तो उसे बड़ी मुश्किल से पास हुई। वो इतना इंट्रोवर्ट किस्म का बच्चा था कि खेलना नहीं जानता था, और आज एक विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी के रूप में जानता है। हर कोई सचिन की तरह से बनना चाहता है, हर किसी के मन में। क्यों हुआ कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसको करने वाले उसके गुरु थे, और उन्होंने उसको आत्माभिव्यक्ति के माध्यम से कहाँ से कहाँ तक कहाँ से कहाँ तक ले आए, और उसके व्यक्तित्व का विकास होता चला गया। तो ये जो है, कई बार हम अपने घर में कहानी के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से, पहेलियों के माध्यम से, अंताक्षरी के माध्यम से, सांस्कृतिक साहित्यिक गोष्ठियों में ले जा करके, या घर में भी उस तरह से करा करके कर सकते हैं। अभी पहेली की बात आई तो मुझे बात याद आ गई। आप लोगों को कल मैंने 2 पहेलियां दी थी, हैं? आप में से किसी का भी उत्तर इसमें नहीं आया। चलिए आज मैं एक और पहेली दे रही हूँ, और कल तीनों का उत्तर अगर आप लोग बता देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, अत्यधिक खुशी होगी। परंतु अगर नहीं बताते तो फिर मुझे बताना ही पड़ेगा। जैसे सुनिए, आंखें दो हों चाहे चार, आंखें दो हों चाहे चार, मेरे बिना कोट बेकार, मेरे बिना कोट बेकार, पड़ा आंख में सुई धागा, दर्जी के घर से मैं भागा। पड़ा आंख में सुई धागा, दर्जी के घर से मैं भागा। अब मैंने आज फिर आपको एक पहेली दे दी है। इस क्विज को आप तैयार करिएगा और कमेंट बॉक्स में डालिएगा, या अभी जब ये समाप्त हो जाए तभी आप मुझे बता दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि आपके अंदर इस सेशन को सुनने की रुचि हो रही है। आइए अब आते हैं सामान्वेषण सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है कि जीन प्याजे ने बनाया था, और ये इसमें कहते हैं कि अगर आप समान अवस्था वाले व्यक्तियों के साथ
खेल नहीं खेलते तो वो खेल का पलड़ा जैसे तराजू की तरह से इधर उधर हो जाता है। दादा जो है हमेशा पोते से हारता ही रहेगा। इसलिए सामयिक एक बराबर की अवस्था में हमें खेल खिलाना चाहिए। अब क्या होता है कि पिता अपने पुत्र से हारना चाहता है, गुरु अपने शिष्य से हारना चाहता है, तो दादा तो सबसे ज्यादा ही हारना चाहेगा, और तो दादा तो बच्चे को जिताकर खुशी होती है। तो वो बराबर की अवस्था से, जब हम बराबर की अवस्था में नहीं खेलते तो क्या होता है कि हमारे खेल में एक अच्छे संतुलन की स्थिति नहीं बन पाती। टक्कर का आदमी अगर सामने हो तभी खेल बनता है। तो अब अगर मान लो 30 किलोग्राम का एक आदमी है, उधर सामने खड़ा हुआ है 50 किलोग्राम का आदमी, बच्चा 50 किलोग्राम का व्यक्ति, और इधर है 30 किलोग्राम का। आप सामने आए तो वो 50 किलो वाला कहेगा आजा आजा खेलते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। 30 किलो वाला कहेगा नहीं 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 भाई, मैं नहीं खेलता, मैं नहीं खेलता, और वो पीछे की तरफ। तो हमेशा जब हम समान स्थिति में आकर के खेलते हैं, समान स्थिति में कार्य को करते हैं, तो क्या होता है कि हम अच्छे प्रकार से खेल पाते हैं। अब अगर रहे तो दूसरे सभी कहते हैं अरे उसे तो पटकने में कितनी देर लग रही थी, अरे उसके साथ मैं कैसे खेलता, वो तो है ही इतना लंबा चौड़ा, इतना ताकतवर, मैं कैसे खेल सकता था। तो एक वास्तविक संतुलन नहीं है। तो इसलिए हमें संतुलित स्थिति में ही खेल का आयोजन करना चाहिए, खेलना चाहिए। तो ये हो गई आपकी सामयान्वेषण सिद्धांत। अब सबसे बड़ा है विरेचनात्मक सिद्धांत। ये सिगमंड फ्रायड, बहुत बड़े मनोविश्लेषणवादी हुए हैं, उनके माध्यम से किया गया। अब ये उनका कहना है कि अधिकता से अधिक अगर हम काम करें, इसके उसमें मुझे एक वो दोहा याद आ रहा है कबीर का, कि अति की भली ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति की भली ना बोलना, अति की भली ना चुप। यानी जब हमें अतिशयता होती है, किसी चीज की अधिकता हो जाती है, तो हम उस कार्य में रुचि नहीं ले पाते। वैसे तो अब मान लीजिए बच्चे से कहा जा रहा है तू पढ़, बच्चा 1 घंटा पढ़ लेगा, 2 घंटा पढ़ लेगा, पर तीसरे चौथे घंटे से उसके अंदर ऊब आ जाएगी, एक उसका स्तर पढ़ने का या ध्यान लगाने का स्तर कम होता चला जाएगा। इसी तरह से खेलने के लिए शुरू में जब बच्चा गया बहुत खुशी से गया, बहुत ही उससे उल्लास से गया, उत्साह से, तो वो 2 घंटे खेल लिया। तो उसके बाद उसके पापा ने कहा नहीं नहीं तू और खेल और खेल। फिर वो चला गया, फिर 4 या 5 या 6 या 7 ऐसे घंटे हो गए। उसने कहा नहीं पापा मैं नहीं खेल रहा, अब मैं बिल्कुल नहीं खेलूंगा। तो उसके अंदर उस खेल के उदासी आ गई। जैसे कि अभी भोजन हो, तो शुरू शुरू में जब आपको भूख लगती है, भोजन मिलता है, तो इसमें ये अर्थशास्त्र का तुष्टि गुण का नियम भी आ जाता है एक तरह से। तो हमारी तुष्टि गुण की क्षमता धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। ऐसे ही खेल के साथ भी है विरेचन के सिद्धांत में, कि जब अधिकता हो जाती है तो क्या होता है, हम उसके प्रति रुचि नहीं लेते। और जैसे ही पिता ने कहा नहीं नहीं तू खेल तो कहा पापा मैं नहीं खेला, अब मैं बिल्कुल नहीं खेलूंगा। तो मुंह मुड़े, जैसे ही आपका मुंह मुड़ता है उस काम के प्रति से भाग जाता है जिसको कि आपने जबरदस्ती करने के लिए दिया है, जिस खेल को खेलने के लिए किया है। तो जो है, अगर आपको कभी कभी किसी चीज में ये मेरा अपना भी अनुभव है, अगर बच्चा किसी चीज के प्रति बहुत ही ज्यादा पागल हो रहा हो, बहुत ही कि नहीं मुझे यही खाना है, यही मुझे देख, उसे जबरदस्ती किया नहीं तू अब यही करेगा, तू इसे ही कर, है, तो क्या है आपने कुछ भी नहीं कहा, उसको आवश्यकता से अधिक वो वस्तु दे दी, उसके सामने आवश्यकता से अधिक वो समय आपको दे दिया कि नहीं तू आप ये खेल, आज तू यही कर। तो क्या होगा कि बच्चा जो है उससे भागने लगेगा, फिर कहेगा नहीं नहीं। जब उसको हम विरोध करते हैं, अवरोध लगाते हैं, तो उसके अंदर और भी ज्यादा इच्छा जागृत होती है, और उसके अंदर कुंठा है, चिड़चिड़ापन है, बेचैनी, ये सब उत्पन्न हो जाती है, तनाव। तो ये था विरेचन का सिद्धांत। अभी मैं ये कर रही थी, एक बार ज्ञान, धन और विश्वास, 3 दोस्त जो थे आपस में रहा करते थे। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उसे ज्ञान को
ज्ञान, धन और विश्वास का रहने के समय की समाप्ति हो गई, एक अवधि काल समाप्त हो गया उनका। तो ज्ञान चलने लगा। तो ज्ञान ने कहा उन दोनों से कि अगर तुम्हें मेरी कभी जरूरत हो, तुम मुझसे मिलना चाहो, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या पाठशाला में आ जाना मुझसे मिलने के लिए। अब धन बोला, अरे मुझसे मिलने की आवश्यकता हो तो आप मेरे पास किसी भी अमीर के घर पर आ जाना, मैं वहां पर आपको मिलूंगा। विश्वास उन दोनों की बातें सुन रहा था और उसने एकदम रोना शुरू कर दिया। उन दोनों ने कहा मिलकर के, अरे विश्वास, तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो इस तरह से? उसने कहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो जब एक बार कहीं से चला जाता हूं तो उसके बाद किसी को कभी मिलता ही नहीं हूं। तो मैं आप सभी माता पिता से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि अपने विश्वास को बच्चों के अंदर जमाए रखिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके बच्चे आपसे दूर चले जाएंगे। देखिए, अब आ जाते हैं हम, वैसे तो बहुत कुछ आप खेल के महत्व को समझ चुके हैं, पर मैं बहुत शॉर्ट में आपको, महत्व वैसे तो बहुत कुछ है खेल के विषय में बताने के लिए, पर मैं उन सब चीजों को परे करते हुए थोड़े से ही शब्दों में महत्व के विषय में कि खेल का महत्व किस तरह से हमारे साथ काम करता है, या खेल का महत्व क्यों क्या है, ये सब आपसे बताना चाहती हूँ। देखिए, क्रियाशीलता जीवन का सार है। अगर हम क्रियाशील नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन तो एक लाश की तरह से, एक मृतक की तरह से होगा। तो गतिविधि तो हमें आवश्यक है। गतिविधि, अब अपने कार्य को अगर हम खेल की तरह से कर लें तो उससे ज्यादा अच्छा क्या होगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं, देखिए हमारा व्यक्तित्व तीन चीजों से बनता है, शरीर, बुद्धि और आत्मा। अगर जब शरीर शरीर जो है हमारा किस तरह का है, उससे बुद्धि, बौद्धिक रूप से हम किस तरह से खेल पाते हैं, सोच पाते हैं, शरीर रूप से हम किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, बुद्धि के माध्यम से हम किस प्रकार से सोचते हैं, और हमारी आत्मा किस तरह की नैतिकता को ग्रहण करती है, उनसे ही हमारा एक व्यक्तित्व का परिपूर्ण निर्माण होता है। तो आप चाहेंगे ना कि आपका विकास, आपके बच्चे का व्यक्तित्व का विकास अच्छी तरह से हो, तो इसलिए आइए हम खेल के महत्व को जान लेते हैं। खेल का सबसे पहले हम आते हैं शारीरिक। अब शारीरिक इसका महत्व कैसे है, हमें भौतिकता का, वातावरण का पता चलता है। जब बच्चा जमीन में खेलता है तो प्रकृति के साथ साथ जुड़ता है, चीजों को देखता है, करता है, उसके रक्त का स्वतंत्र संचार होता है, उसका शारीरिक बल और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, उसके प्रत्येक अंग को, बालक के प्रत्येक अंग को, शारीरिक अंगों की मांसपेशियों को सुडौलता आती है, उसके प्रत्येक अंग का रोम रोम खिल जाता है, और उसके अंदर सबसे बड़ी बात है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, वो रोगों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। आइए अब देखते हैं मानसिक विकास। और मानसिक विकास में क्या हुआ कि ये एक और शारीरिक चीज में मैं बता रही थी, हमें मिट्टी से जुड़ने की आदत बन जाती है। जैसे मैंने कल आपको पृथ्वी से प्रणाम के विषय में बता रही थी, तो जब बच्चा मिट्टी से जुड़ता है, मिट्टी के साथ उसका संपर्क होता है, तो उसके अंदर शारीरिक रोगों से लड़ने की बहुत क्षमता आ जाती है, और वो प्रकृति को जानने लगता है, प्रकृति को समझने लगता है। आजकल क्या है, लोग मिट्टी के पास नहीं जाते तो मड बात ही लेने लगे हैं। तो हमें मिट्टी से जुड़ाव करने की खेल के माध्यम से बहुत बड़ी बात आती है। आइए मानसिक विकास। जब बच्चा खेलता है तो वह प्रकृति की नई नई चीजों को देखता है, तो उसके अंदर एक मानसिक विकास होता है। मान लीजिए उसने तितली देखी, तो उसके साथ साथ उसके अंदर एक बड़ा रसीला सा विचार आया, कितनी कोमल है, कितना इसका पत्ता कितना कोमल है। तो उसके अंदर एक भाषा का विकास होता है, उसके विषय में उद्गार देने की वो कोशिश करने लगता है। उसके मानसिक थकान का अंत हो जाता है, जो मानसिक, जैसे कि मैंने सिद्धांतों में बताया, तो उसके अंदर से मानसिक थकान का अंत हो गया। मानसिक असंतुलन की क्षमता, मानसिक संतुलन की क्षमता आ जाती है। जो असंतुलित उसका व्यक्तित्व हो रहा था, उसके अंदर संतुलित होता है। आप तो कहीं से तनाव की स्थिति से आए और आकर के आपका दोस्त, आपका बेटा कहे, पापा आ जाओ चेस खेल लो या लूडो खेल लो, तो आप सारे तनाव की स्थिति भूल जाते हैं, आप उसको खेलने लगते हैं। तो आपके अंदर मानसिक संतुलन की क्षमता आ जाती है, नए विचारों और परिस्थितियों का ज्ञान हो जाता है आपको, तर्क
तर्क, स्मृति, कल्पना, चिंतन आदि का आपके आदि शक्तियों का आपके अंदर समावेश हो जाता है। ये हो गई शारीरिक और मानसिक। अब आ जाइए सामाजिक। वो भी आप समझ रहे होंगे कि सामाजिक तर्क का तो सबसे ज्यादा विकास होता है जब बच्चा खेलने जाता है, बाहर निकलता है। वैसे भी मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब जब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो उसके अंदर जब वो बाहर बच्चों के साथ, टोली के साथ खेलता है तो उसके अंदर सामाजिक व्यवहार का ज्ञान आ जाता है। दूसरों की इच्छा करने का सम्मान आ जाए, दूसरों की इच्छा का सम्मान करना सीख जाता है। चिंतन, वो सामाजिक संपर्क की इच्छा की पूर्ति होती है। जब तक अगर किसी को अकेला छोड़ दो तो उसका विकास क्या होगा, और जो सबके बीच में रहता होगा, अपने साथ के लोगों में रहता होगा, उसका विकास किस तरह से होगा। और वो जो है आत्महित से समूह हित की श्रेष्ठता करने लगता है कि मैं अकेला ही अपने हित को न साधूं, बल्कि एक समूह के समय, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली जो भावना है, या वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके अंदर समाहित होती चली जा रही है। मैं बहुत जरा स्पीड में बोल रही हूँ क्योंकि समय की बहुत अभाव है, इसलिए सहयोग, सामंजस्य, सामंजस्य, सहिष्णुता, सहनशीलता, नेतृत्व की क्षमता, ये सब उसके अंदर अनायासी खेल के माध्यम से आते चले जाते हैं। उत्तरदायित्व निभाने लगता है, निस्वार्थता की भावना आता है, इतने सारे गुणों का उसके अंदर समावेश होता चला जाता है। और अब देखो संवेगात्मक। संवेगात्मक का मैंने सोचा है कि मैं कल आपका सेशन संवेगों पर ही लूं। ये भौतिक शास्त्र या गणित शास्त्र का संवेग नहीं है, भौतिक शास्त्र का संवेग नहीं, बल्कि इमोशंस के विषय में हम आपके साथ बात करेंगे कल। तो जैसे बच्चों के अंदर ये सबसे बड़ी बात है, खेल जो है संवेगों को स्थिरता प्रदान करने में सबसे बड़ा सहायक होता है। कैसे? बच्चों के अंदर दिवा स्वप्न की, जो किशोरों में, बालकों में एक दिवा स्वप्न की आदत बन जाती है, वो उसके अंदर समाप्ति हो जाती है। और वो जो है संवेगों को नियंत्रण में रखने की क्षमता होती है, जो उत्तेजना उसमें आती है उसको नियंत्रण में रखने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। उसके अंदर जो लज्जा होती है, कायरता होती है, तो यह बचपन वाली बाल सुलभ चेष्टाएं होती हैं और चिड़चिड़ापन होता है, वो सारे दोषों का निवारण हो जाता है, सारे दोष समाप्त होते चले जाते हैं। तो ये हो गई संवेगात्मक। अब व्यक्ति का अपना महत्व क्या है, व्यक्तिक महत्व क्या है? तो उसके अंदर जो मूल प्रवृत्तियां हैं, प्रकृति दत्त जो प्रतिभाएं हैं, उनका विकास होता है, उनकी योग्यताओं का विकास हो जाता है, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास के कारण क्या है, उसका चहुमुखी, उस व्यक्तित्व का चहुर्मुखी या बहुमुखी विकास होने लगता है, यानी वो हरफन मौला हो जाता है। और अब नैतिकता, नैतिकता के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि बालक के नैतिक प्रशिक्षण में खेल का सबसे बड़ा हाथ है। आपने देखा, उसको क्या है, उचित अनुचित का ज्ञान हो जाता है। जब वो टोली के साथ खेलता है तो उसे पता चलता है नियमों में आबद्ध होकर खेलना है, जहां पर है वो आपको अवॉइड नहीं, आपके अनैतिकता को यहाँ पर अवॉइड किया जाएगा। और समूह के नैतिक स्तरों को वो मान्यता देने लगता है। घर में वो नहीं मानेगा, जब खेलेगा नहीं तो वो सोचेगा मैं ही मैं हूँ सब कुछ। जब वो सबके साथ खेलेगा तो वो नैतिक स्तर है, नैतिकता के नैतिक स्तरों को मान्यता देता है। ईमानदारी आ जाती है, सत्यता आती है, सहनशीलता आती है, आत्मनियंत्रण आ जाता है, और सुख दुख में समान भाव का प्रयोग करने लगता है। उसका प्रशिक्षण उसको मिल जाता है, विचारों, इच्छाओं और कार्यों पर उसका भली प्रकार से नियंत्रण हो जाता है। उसको उससे अनायास ही उसको सारा का सारा प्रशिक्षण मिलता चला जाता है। अब आते हैं शैक्षिक। शैक्षिक में तो बहुत बड़ी बातें कि असली बात तो यही है कि उसको शिक्षित कैसे किया जाए। तो शैक्षिक महत्व तो इसका किस प्रकार से है कि जब वो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखता है, चीजें देखता है, रंग देखता है, आकार देखता है, तो अनायास ही उन चीजों से, खेल के माध्यम से वो उन चीजों को सोच लेता है। जैसे कि चतुर्भुज क्या है, त्रिभुज क्या है, षटकोण क्या है, इस तरह के वर्गाकार क्या है, सारी चीजों को वो एकदम अनायास ही सीखता चला जाता है। रंग सीख लेता है, चीजों को देख रहा है तो रंगों को भी देख रहा है। और जो है
खोज और संचय के द्वारा एक होता है कि कई बार ना ये चीज़ें छुपा-छुपा कर रख दी जाती हैं। अच्छा लाल-लाल चीज़ें जहाँ दिखाई दे रही हैं उसे ढूँढ कर लाओ, तो ये एक खेल हो गया। अब वो खेल के माध्यम से सारी चीज़ें हैं, उसे पूछा गया क्या चीज़ लाल है, क्या है? तो खोज अन्वेषण के माध्यम से उसको उस विषय का ज्ञान हो जाता है। रेडियो, चलचित्र, संग्रहालय द्वारा और वस्तुओं का संग्रह करने के बाद उसे अनेक प्रकार की जानकारियाँ हो जाती हैं। कई बार खेल के माध्यम से चीज़ों को उलट-पुलट कर देखता है, जिज्ञासा के माध्यम से, अन्वेषण के माध्यम से उस चीज़ के विषय में जानता है, उसकी यांत्रिक ज्ञान भी पूरा बढ़ जाता है और उसकी जो है अब बाल अध्ययन में सहायता, माता-पिता के लिए क्या है बाल अध्ययन। अब देखते हैं खेल के माध्यम से बच्चे की अभिवृत्ति, अभिरुचि का पता माता-पिता को बड़े भली-भाँति लग जाता है। कैसे? कि देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहा है, उसके मानसिक संवेगात्मक असंतुलन से मुक्त होकर के खोने से मानसिक असंतुलन जब उसका विकृत हो जाता है, तो माँ-बाप सोचते हैं इसमें इसकी रुचि नहीं है, इसमें नहीं है, इसके दूसरे काम को कराएँ, तो शायद उसका अच्छी तरह से करें। बालक को भय, क्रोध, निराशा, मानसिक द्वंद आदि से माता-पिता जो है उसको मुक्त करने के हेतु स्वतंत्र रूप से खेलने की आज़ादी देते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि मेरा बच्चा किस प्रकार का है। चिकित्सालयों में मानसिक के द्वारा जो है बालक की विशेष योग्यता का ज्ञान हो जाता है उनके पास। खेल द्वारा चिकित्सा बहुत अच्छी तरह से होती है। अगर मानसिक रोगी है कोई, उसको खेल खिलाने बैठा दीजिए, तो क्या होगा कि उसका मानसिक संवेगात्मक असंतुलन जो है, जो खो रहा होता है वो सिमट जाता है। वो थोड़ा-थोड़ा स्थिर-चित्त वाला होता चला जाता है और उसको चिकित्सालयों में भी क्या होता है कि मानसिक रोगियों को खेल के माध्यम से ही उनकी पुनर्स्वास्थ्य की मेहनत की जाती है, पुनर्स्वास्थ्य लाने के लिए वो कोशिश करते हैं कि इसके माध्यम से और काफ़ी कुछ उस प्रयास में सफल भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कि खेल का हमारे संपूर्ण जीवन में, हमारे व्यक्तित्व निर्माण में कितना बड़ा योगदान है। अगर मैं कहूँ कि जो है खेल कि मेरा जो असली विश्वास यही है कि खेल वही कार्य करने योग्य है जो वास्तव में खेल है। केवल वही कार्य करना व्यक्ति को चाहिए जो वास्तव में उसे लगे खेल। यानी कुछ लोग कार्य को ही खेल बना लेते हैं, अपने उसको बोझिल नहीं बनने देते, खेल के माध्यम से उस कार्य को करते हैं अनायास से। तो हम भी ऐसा क्यों ना वातावरण बनाएँ? हम क्यों ना उससे तो वही कार्य खेल होता है जब हमारे पूर्ण हृदय से वो किया जाता है, बहुत समर्पण की इच्छा से और आनंद की इच्छा से जब हम किसी कार्य को करते हैं, तो वो आराम से खेल बन जाता है। अगर आप घर में माता-पिता सभी माता-पिता बच्चे के अंदर सभी तरह का वातावरण देंगे, सभी तरह का वातावरण देंगे, तो क्या होगा कि हमारा वातावरण बहुत ही एक सुशिक्षित और बहुत ही आत्मनियंत्रक हो जाएगा। अब बताइए कि आप घर में ऐसा वातावरण नहीं बनाएँगे क्या? होने दीजिए घर को अस्त-व्यस्त, हैं? बच्चों को रखिए व्यस्त और उन उनके साथ-साथ आप भी हो जाइए मस्त, हैं? और इसके साथ ही मैं आपका आभार प्रदर्शन कर रही हूँ कि आप उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उन उन सभी के प्रति मेरा पुनः आभार है और आप चलिए, अच्छा अब हम सेशन बंद करते हैं। नमस्कार।